हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षाओं में जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के साथ मैं एक बार फिर से अवेलेबल हूं आपके सामने। तो दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय गवाए बिना शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प दिया गया है मेनार्ड कीन्स, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या रॉबर्ट क्लेन। दोस्तों, किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें वर्गीस कुरियन जो कि विकल्प में दिया गया है, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मढ़ई वन से होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों, पूछा गया है मढ़ई वन से होकर कौन सी नदी बहती है? मनिहार, बेतवा, केन या तवा। तो दोस्तों, मढ़ई वन से होकर कौन सी नदी बहती है? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तवा बिल्कुल सही उत्तर होगा, तवा। जिन जिन ने तवा का विकल्प टिक किया था, सही उत्तर हो जाएगा। मढ़ई वन से दोस्तों तवा नदी बहती है। दोस्तों, तवा नदी के बारे में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, तवा नदी जो कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह दोस्तों नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह मढ़ई वन से होकर बहती है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, मढ़ई वन से होकर बहती है। और तवा नदी दोस्तों होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है। याद रखिएगा, तवा नदी जो कि है होशंगाबाद में आके मिलती है नर्मदा नदी से। दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप नर्मदा नदी टिक करके आएंगे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तवा नदी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द जो कि किस से जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस, क्रिकेट, कैरम या जिम्नास्टिक। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम शब्द के बारे में पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टेनिस। याद रखिएगा, टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों ग्रैंड स्लैम शब्द, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बांग्लादेश बनाया गया था? दोस्तों, किस वर्ष में बांग्लादेश बनाया गया था? 1970, 1972, 1973 या 1974? किस वर्ष दोस्तों बांग्लादेश बना था? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बनाया गया था। याद रखिएगा, 1971 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 26 मार्च 2071 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश को बनाया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश जो कि 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। याद रखिएगा, 26 मार्च इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन दोस्तों बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, वीडियो के प्रश्न कैसे लगे हैं आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई थी? दोस्तों, महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी थी? विकल्प दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। दोस्तों, कौन से राज्य में महिला राज्यपाल बनाई गई थी भारत की सबसे प्रथम? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में महिला राज्यपाल बनाई गई थी सबसे पहले। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 वस्तुतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? याद रखिए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है। किसे दिया गया है ये नहीं पूछा गया, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों?
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड जो 2020 में किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को प्रदान किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? याद रखिए गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर किसके लिए अपने कार्य के लिए जाना जाता है? कौन से हैं? चरक, सुश्रुत, सौमिला या पाणिनि। दोस्तों किसे गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक दोस्तों जिसको कहा जाता है, ये गुप्त काल के दौरान अपनी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। तो सुश्रुत बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र किसमें स्थापित किया गया था? पहला जो कि ऊर्जा परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था पूछा गया, किस राज्य में? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में? दोस्तों भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा महाराष्ट्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों यह 11 अक्टूबर 1960 को महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित किया गया था। याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1960 को महाराष्ट्र का जो तारापुर परमाणु संयंत्र है स्थापित किया गया था, जिसमें से दोस्तों 300 मेगावाट की क्षमता के साथ 2 रिएक्टरों की कुल क्षमता स्थापित की गई थी। याद रखिएगा 300 मेगावाट की क्षमता के साथ 2 रिएक्टर स्केल। रिएक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों वहाँ पर परमाणु के द्वारा बिजली बनाई जाती है। परमाणु रिएक्टर के द्वारा वहाँ यूरेनियम के द्वारा विस्फोट करके दोस्तों वहाँ पर पानी को गर्म किया जाता है। पानी के बाद जो स्टीम बनती है उसको दोस्तों टरबाइन में डाला जाता है। इसके बाद वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थापित है। इसको 11 अक्टूबर 1960 में स्थापित किया गया था। यह दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मछली मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राज्य की मछली पूछा गया। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। विकल्प दिया गया है ग्रीन कोमाइड, महासीर, मुरल या मांगुर। दोस्तों कौन सी मछली है जो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है? राजकीय मछली। तो याद रखिएगा दोस्तों अपने मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महासीर है। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रीन कोमाइड मछली यह केरल राज्य की राजकीय मछली है। याद रखिएगा केरल की है। महासीर तो दोस्तों मध्य प्रदेश की हो जाएगी। मुरल दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है। याद रखिएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ये मुरल हो जाएगी। और मांगुर दोस्तों बिहार की है। याद रखिएगा मांगुर मछली यह बिहार राज्य की राजकीय मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमसा नदी को टोंस उद्गम कहाँ जाता है? दोस्तों जो तमस नदी है इसका उद्गम कहाँ है? विकल्प दिया गया है शाहपुरा, मटकाई हिल्स, होशंगाबाद या सतना। दोस्तों जो तमस नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। सतना में। याद रखिएगा विंध्य क्षेत्र के सतना में तमस नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा दोस्तों। किस राज्य के सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया गया था? याद रखिएगा पंख अभियान के बारे में पूछा गया है। किस राज्य के सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान को शुभारंभ किया था? तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। अपने मध्य प्रदेश के सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की थी। तो मध्य प्रदेश राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों शरद जोशी सम्मान पूछा गया है किसके लिए दिया जाता है? व्यंग और निबंध, कार्टून, समाज सेवा या कोई विकल्प सही नहीं है? दोस्तों शरद जोशी सम्मान जो कि व्यंग और निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यंग और निबंध के क्षेत्र में दोस्तों शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। सम्मान में दोस्तों 51,000 रुपये की पुरस्कार दिया जाता है और कुछ सीट दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा व्यंग और निबंध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने डिजाइन किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विधान भवन को किसने डिजाइन किया गया था? दोस्तों ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षाओं में या संविदा की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड किया है, तो आप लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। यदि आपसे प्रश्न बन रहे हो तो आप वीडियो को रोककर उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। पूछा गया, मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स कोरिया, महेंद्र राज, सतीश गुजराल या लॉरी बेकर? तो दोस्तों जो विधान भवन है मध्य प्रदेश का, इसको डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश के विधान भवन को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे दोस्तों। भारत के मैप में आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य जो कि मध्य में स्थित है, तो यह किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्यिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, खेल के कोच के लिए या पत्रकारिता के लिए? तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वह खेल के कोच को दिया जाता है। याद रखिएगा, खेल के कोच जो होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों की अधिक प्रतिभाशील मेहनत के बाद जो सफलता हासिल करवाते हैं दोस्तों, उनके लिए, उन कोचों के लिए दिया जाता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसमें दोस्तों द्रोणाचार्य की एक मूर्ति दी जाती है और कुछ पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, खेल के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप ये मत दीजिएगा कि खेल को दिया जाता है, या खेल के कोच को दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था? याद रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो दोस्तों पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड पर पूछा गया था किसके द्वारा बनवाया गया था। आप भारत के मैप में देखे होंगे, ग्रांड ट्रंक दोस्तों पूर्व से लेकर पश्चिमी छोर तक जाती है। ये ग्रांड ट्रंक रोड पूछा गया है किस शासक ने बनवाया था? विकल्प दिया गया है, मुगल राजा अकबर ने, सम्राट अशोक ने, महान अलेक्जेंडर ने या शेरशाह सूरी ने? किसने बनवाया था दोस्तों? ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने इस ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे प्रश्न? आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ के साथ मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा MK रॉय चैनल को। तो जय हिंद, धन्यवाद।